आगरा, जहां चंबल नदी के दोनों तरफ लंबा जाम देखा गया। इस चंबल नदी पर बने पैटून पुल की गाड़ियों की लंबी कतार आप देखेंगे, जिस पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नदी पार करते दोपहिया वाहन सवार लोग पुल पर आगे बढ़ने लगे, जबकि पीपा पुल के दोनों तरफ रेलिंग के नाम पर सिर्फ रस्सियां बंधी हुई थी। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस वक्त पुल पर गाड़ियों की कतार लगी हुई थी, उसी वक्त पुल पर बड़ी संख्या में पैदल यात्री भी मौजूद थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि जान को जोखिम में डालकर लोग किस तरह से इस पीपा पुल को पार कर रहे हैं। चंबल नदी के दोनों तरफ ये लंबा जाम लगा और अख्तियार किया लोगों ने कि इस पीपा पुल के जरिए क्यों ना जल्दी से सफर तय कर लिया जाए। और इस पुल की हालत आप देखिए, खुद ये पक्का पुल नहीं है और लोग इस पर वाहन के साथ, बच्चों के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये पैटून पुल है, इस पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिस पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय, क्या उनसे जानकारी लेते हैं। नितिन, ये बताइए कि जाम से बचने का ये रास्ता लोगों ने अख्तियार किया है, क्या प्रशासन की नजर में नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की नजर में नहीं है कि लोग इस तरह से गुजर रहे हैं, वो भी खतरनाक रास्ते से? देखिए, बिल्कुल वाकई में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और इसको लेकर जब पुल खराब हो रखा हुआ है तो ऐसे में लोग जान जोखिम में लेकर इस तरह का रास्ता पार कर रहे हैं। दरअसल उस इलाके में कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है और तेज आंधी हवा के चलते पुल का जो किनारे से लगा हुआ जो बेस था वो हट गया और इस वजह से करीब 2 घंटे तक जब ट्रैफिक ज्यादा रहा तो जाम की स्थिति बनी रही। और उसके बाद लगातार लंबे समय से पैंटून पुल की देखरेख है, उसका रखरखाव ठीक न होने से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। दरअसल चंबल नदी का किनारा है और मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है आगरा के कुछ हिस्से में, और ऐसे में उसी पुल के उससे होकर ही तमाम लोग दूसरे गांव में पहुंचते हैं। ये नदी बहती है तो ऐसे में काफी मशक्कत के बाद जब वो रास्ता है किनारा, बिल्कुल नितिन, जहां हवा से ये रस्सी का बना रेलिंग टूट सकता है, भगवान ना करे कुछ और अनहोनी पे इसकी क्या हालत होगी। उम्मीद है कि अब प्रशासन की नजर पड़ेगी, वैकल्पिक रास्ता तो होना चाहिए। आपका शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पंजाब की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को भले ही 2 हफ्तों में वापस यूपी लाने के आदेश दे दिए हों, लेकिन 2 हफ्ते की मियाद में से 5 दिन बीत जाने के बावजूद पंजाब सरकार की तरफ से मुख्तार अंसारी को वापस यूपी भेजने को लेकर कोई प्रतिक्रिया ही सामने नहीं आई, जिसके बाद यूपी सरकार ने मुख्तार को खुद पंजाब से वापस लाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए जल्द ही एक हाई लेवल बैठक होने वाली है, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरह से इस आदेश पर अमल किया जाएगा, जहां पर एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये सफलता या यूं कहें ये फैसला यूपी सरकार के हक में आया है। तो ऐसे में आपको बता दें, नियम के मुताबिक दूसरे राज्य की जेल में बंद किसी अपराधी को वहां की पुलिस के साथ ही लेकर आती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया तो यूपी पुलिस खुद मुलजिम को लाने के लिए दूसरे राज्य जा सकती है। संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसका अध्ययन करने के बाद से शासन स्तर से आदेश जारी होंगे। जो भी शासन का आदेश होगा कि उपरोक्त बंदी को कहाँ लाना है, तो वो उस हिसाब से, मानक के हिसाब से जेलर फोर्स की डिमांड करेंगे और उतनी फोर्स मुहैया कराई जाएगी और प्रिजनर्स को ले जाने के भी नियम और नियमावली है, उस हिसाब से ही फोर्स की व्यवस्था की जाएगी और जो भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसका 100% अनुपालन कराया जाएगा। मुख्तार को यूपी लाने की घड़ियां नजदीक आ गई हैं। यूपी के जेल महकमे की एक टीम जल्द पंजाब के रोपड़ जेल में जाएगी और मुख्तार को यूपी लाने के लिए सारे इंतजाम सुनिश्चित कराएगी। और मुख्तार अंसारी के हैंडओवर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं कि मुख्तार पर पंजाब के एडीजे जेल का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश वाली कॉपी ही नहीं मिली है। आदेश मिलने पर बताएंगे हैंडओवर की प्रतिक्रिया क्या होगी। 2 हफ्ते में पंजाब से यूपी लाया जाना है मुख्तार को। ऐसे में 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश दिया था और अब ये बड़ी खबर आती है कि हैंडओवर की प्रक्रिया पर हम तभी कुछ बताएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हमें कॉपी मिलेगी। बहरहाल आदेश की कोई कॉपी नहीं मिली है, इसी के चलते कोई भी प्रक्रिया के बारे में एडीजे जेल ने
कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो ये बड़ा बयान है, जहां पर इतने बड़े फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस तरीके की बैठक हो रही है कि अगर पंजाब की ओर से रिस्पांस नहीं आया तो कौन सी टीम जाएगी, कैसे मुख्तार को वापस ले आना है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि एडीजे जेल कहते हैं हमें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली। ऐसे में बड़ा सवाल कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी इस पूरे आदेश के पालना के लिए भी एक डेडलाइन भी तय हो चुकी है कि ये पालन करेंगे, 2 हफ्ते के भीतर ही ले आना है पंजाब से यूपी मुख्तार को। ऐसे में 26 मार्च के बाद आज तक अगर सुप्रीम कोर्ट की कॉपी नहीं मिली है तो उधर से किस तरीके की तैयारी और प्रतिक्रिया जब मांगी गई एडीजे जेल से कि बताइए क्या कुछ प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो इस बारे में उनका बड़ा बयान है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है, ऐसे में किसी भी तरह की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना वायरस खतरनाक रूप लेता जा रहा है। हर दिन देश में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यूपी की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे की अगर आप बात करेंगे तो यूपी में कोरोना के नए मामले करीब 9000 के पार जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ के हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे का अंदाजा इसी बात से आप लगा लीजिए कि 1 मार्च तक पूरे यूपी में कोरोना के महज 2078 एक्टिव केसेस थे, लेकिन 29 मार्च मामलों की संख्या बढ़कर 8669 पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 2298 मामले लखनऊ से हैं। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामले पर लखनऊ के एसीएमओ डॉक्टर एमके सिंह का कहना है कि बाहर से यूपी आने वाले लोगों की वजह से कोरोना के ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 1 महीने से भी कम वक्त में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4 गुने से ज्यादा बढ़ी है। और अगर सबसे खराब हालात कहे जाए तो वो है राजधानी लखनऊ के, जहां पर 1 महीने से कम वक्त में 10 गुने से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस बढ़े हैं। सर, जानना चाहेंगे कि जिस तेजी से हमने देखा 1 मार्च को प्रदेश में जो आंकड़े थे 2000 कुछ केस थे, आज अगर हम बात करते हैं तो 4 गुने से ज़्यादा बढ़े और लखनऊ में सबसे ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, 10 गुने से ज़्यादा एक्टिव केस हुए हैं। कैसे आप लोग काबू करेंगे? देखिए, एक चीज़ आपको ये स्पष्ट बता दूं कि लखनऊ में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या इस होली फेस्टिवल के नाते जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो ट्रैवलर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए। दूसरा ये देखा गया कि अगर किसी घर में कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो उनके घर के जो कॉन्टैक्ट थे, जब हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग करते हैं तो अधिकांश लोग उसमें से संक्रमित पाए गए। वो एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन यह है कि वो पॉजिटिव पाए गए और उसके लिए जो है वो प्रोटोकॉल के तहत जो है वो होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था कर दी गई है। जो रोगी हैं, जो कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, हमारे पीछे यही वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है कोविड-19 के लिए राजधानी लखनऊ में जो बनाया गया है, जहां से सभी पेशेंट से संपर्क किया जाता है। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है उसमें यहाँ से संपर्क किया जाता है और कोशिश यही चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर भी किया जाए और जो केसेस आ चुके हैं उनको जल्द से जल्द डिटेक्ट करके आइसोलेट कर दिया जाए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में कोरोना से हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 10 कोरोना संक्रमितों की मौत की खबर मिल रही है। 918 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 446 केस लखनऊ राजधानी से मिले। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के पांव पसारने की दर आप देखिए आंकड़ों के रूप में, जहां ये दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित होती अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी के साथ कोरोना की बढ़ती दर की वजह से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ सकती हैं। बड़ी खबर, मंथन चल रहा है कि यूपी में 31 मार्च तक स्कूल बंद हैं। 12वीं तक के स्कूल कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लास पर फैसला बन सकता है, इसके लिए मंजूरी मिल सकती है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सीएम जल्द ही फैसला लेंगे। 31 तारीख तक स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का फैसला था, लेकिन इसके आगे क्या, इस पर मंथन चल रहा है। कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बालिका सुधार गृह में कोरोना की दस्तक है। 13 बच्चियां कोरोना से पॉजिटिव संक्रमित पाई गई हैं। डीएम अशोक तिवारी ने डॉक्टर्स की टीम भेजी है सभी बच्चियों के लिए। अब यहां पर सैंपल लिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, बालिका सुधार गृह से कोरोना की खबर, जहां 13 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की टीम पहुंची है, बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं।
डीएम आलोक तिवारी ने यह फैसला लिया है। और कोरोना को लेकर लापरवाही की एक और तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां नांदेड़ जिले में मनाही के बावजूद एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर हिंसा हो गई, जिसमें 32 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दरअसल पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखकर इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके नांदेड़ में होला मोहल्ला जुलूस निकालने को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ हाथ में तलवार लिए सड़क पर उतर आई। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात महाराष्ट्र पुलिस ने जवानों पर हमला बोल दिया, जिसमें 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कई जनसभाएं की हैं। अब मुख्यमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां भाजपा प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगे। गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए गाजीपुर बॉर्डर से अवरोध हटाने को कहा है। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ करीब 4 महीने से चल रहे आंदोलन की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर हाईवे का एक हिस्सा बंद पड़ा है। इसी को लेकर नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल नाम की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर बंद होने की वजह से उन्हें नोएडा से दिल्ली जाने में काफी वक्त लग जाता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और अब याचिका पर 9 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। किसान आंदोलन को आज 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लगातार किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों के सामने दिल्ली पुलिस ने ये बैरिकेडिंग लगाई हुई है और लगातार अगर आम जनमानस की बात करें तो वो यहाँ से गुजर नहीं सकते, यहाँ से जा नहीं सकते। इधर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है, उधर सामने किसान बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से जो आम जनमानस है वह काफ़ी परेशान है। वहीं जो नोएडा की एक महिला है जिनका नाम मोनिका अग्रवाल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की और ये कहा कि मुझे नोएडा से दिल्ली आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को ये निर्देश जारी किया कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर अवरोध है उसको हटाया जाए, यानी कि किसानों को यहाँ से हटाया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए केंद्र सरकार को और दिल्ली पुलिस को 9 अप्रैल का समय दिया है। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई में केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस क्या अर्जी दाखिल करती है इस जवाब में। वहीं उसके बाद देखा जाएगा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और आपको बताएं कि अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली के साथ उत्तराखंड के लोगों को काफी सहूलियत होने वाली है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड की बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इसके लिए डासना से मेरठ तक की लेन में अभी कम गाड़ियों को निकलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये बड़ी राहत है। एक अच्छी कनेक्टिविटी की शुरुआत, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शुरुआत यूपी के साथ उत्तराखंड के लोगों को काफी सहूलियत होनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बेहतर कनेक्टिविटी, डासना से मेरठ तक के लिए लेन में अभी कम गाड़ियों को निकलने की इजाजत भले दी गई है, लेकिन आने वाले वक्त में ये सुचारू रूप से चलने के साथ एक अच्छी सुविधा, कम वक्त में पहुंचने की फैसिलिटी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है लगभग। हालांकि अभी कम ही गाड़ियों को इससे गुजरने की इजाजत मिली है। एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और इसके लगभग पूरे होने की खबर है। आने वाले वक्त में तेजी से ट्रैफिक को आगे बढ़ने के लिए इसे तैयार कर दिया जाएगा। बहरहाल
डासना से मेरठ तक के लिए जो लेन बनी है उसमें कम ही गाड़ियों को निकलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन जल्द ही इसकी पूरी तरह से तैयार होने के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी। तमाम लोगों को राहत मिलेगी ट्रैफिक से भी और वक्त भी बचेगा। तो इस मेरठ एक्सप्रेसवे से फायदा क्या है आप देख सकते हैं। जहां गर्मी के आगाज के साथ साथ खेतों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 4 खेतों में लगी आग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजीपुर की बात कर लें आप तो गेहूं की फसल में आग लग गई, 6 बीघा फसल जलकर बर्बाद हो गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। ये घटना सदर ब्लॉक के वनमालीपुर गांव की है। वहीं सोनभद्र में आग लगने से 20 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। इस दौरान आग ने खेत के पास बने घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। ये घटना दुग्धी थाना क्षेत्र के कर्री गांव का बताया जा रहा है। तीसरी तस्वीर की बात करें तो लखीमपुर खीरी की है, जहां बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने किसानों के 35 बीघा खड़ी गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर दिया। ये आग हवा के साथ और तेज होती चली गई और कुल मिला के विकराल रूप ले लेती है। ये घटना पसगांव थाना क्षेत्र के सिसौरा का है। वहीं चौथी तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां पर गेहूं की खेत में भीषण आग से कई बीघा फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने यहां बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये घटना धनीपुर की है। तो देखिए इन तस्वीरों को, जहां आग का कहर, किसानों की मेहनत, पकी खड़ी फसल सूखने की कगार पर और उसमें आग की ये तस्वीरें। प्रयागराज में एक मेडिकल स्टोर पर भीषण आग लग गई। आग लगने से मेडिकल स्टोर में रखे लाखों रुपए की दवाएं और सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना कीड़गंज थाना क्षेत्र के चौखंडी चौराहे के पास का बताया जा रहा है, जहां से ये तस्वीरें आई।